तो देखिए, जिस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर वार पलटवार आपने सुन ही लिया, किसने क्या कहा, लेकिन जेपी नड्डा हूं या फिर मोहन भागवत हूं या फिर अब इंद्रेश कुमार, जिस तरीके से ये बयानबाजी लगातार सामने आ रही है, उससे सवाल यही उठ रहा है कि क्या इसके पीछे किसी तरह का कोई मैसेज, कोई संदेश, या इसे किस तरह से देखा जाए। कहीं ऐसा तो नहीं ये जो मतभेद है ये मनभेद में तब्दील होते जा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, जिसको लेकर हमारे साथ कई मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। एक एक करके सबसे पहले मैं परिचय आपसे करा दूं। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप राजकुमार भाटी जी को देख रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर गीता भट्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और साथ ही यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक सूर्या मैथिल जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर, क्योंकि सवाल गंभीर है और इस पर चर्चा मैं चाहूंगी कि कुछ इस तरीके से हो कि इन सवालों का कोई जवाब या फिर इसकी पृष्ठभूमि समझ आ सके। और शुरुआत सबसे पहले प्रभु चावला जी आप ही से करते हैं, क्योंकि ये एक के बाद एक जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, ये मनमुटाव है, ये मतभेद है, या वाकई मनभेद होता हुआ दिख रहा है, या फिर ये नतीजों के बाद किसी तरीके का कोई संदेश इसके पीछे आप देख रहे हैं? मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं आरएसएस को काफी सालों से जानता हूँ, जी 60 साल से जानता हूँ, क्योंकि पहले विद्यार्थी था। मैं ये आपकी बात से थोड़ा अंतर से देखूंगा इसको। ये मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। जो आरएसएस का कार्यकर्ता हो वो आरएसएस कभी मनभेद नहीं करेगा, मतभेद कर सकता है। उनकी बड़ी धारणा ये होती है कि मतभेद जो है कि आपका मत इस घटना के बारे में यही हो सकता है, मेरा मत हो सकता है। तो मन आरएसएस के प्रति और उसके दूसरे भी आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, जैसे बीजेपी है, मजदूर संघ है, विद्यार्थी परिषद है, वहां कोई मतभेद नहीं होता। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये घटना क्यों घट रही है। सबसे पहले ये हुआ कि जब से नड्डा जी ने इंटरव्यू दिया कि हम सक्षम हो गए हैं, हम आरएसएस के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। जब बीजेपी का एक अध्यक्ष जो आरएसएस से निकल करके आता है, जो आरएसएस को अपनी मातृभूमि मातृभूमि मानता है पॉलिटिक्स दृष्टि से, अगर वो व्यक्ति कोई भी अध्यक्ष, आपका 11 अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, जब बीजेपी बनी है, उसमें से किसी तरह से इस तरह का अध्यक्ष नहीं था। आरएसएस के 70 के लगभग फुल टाइम कार्यकर्ता अभी भी बीजेपी में वेरियस पदों पर आश्रित हैं। हाँ। आरएसएस के लोग ही बीजेपी को चलाते हैं स्टेट लेवल पे संगठन मंत्री के रूप में, और यहाँ पर भी सीएल संतोष जो है संगठन मंत्री, वही सबको कोऑर्डिनेट करते हैं, उनका कोऑर्डिनेट है। तो इसलिए कहना है कि हम उनके बिना सक्षम हो गए हैं, तो आरएसएस के लोगों को विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो ये जो आपने कही है कि एक के बाद हो गया, उसके भागवत जी ने कहा था, रतन शारदा जो आरएसएस से जुड़े हुए, उनके 2-3 आर्टिकल ऑर्गेनाइजर में छपे, 5 दिन में छपे, जो आरएसएस के मुख्य पे टकाए जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि मतभेद जो परिणाम आए हैं उसके ऊपर आरएसएस के अंदर जो बाहर लोग बैठे हैं, आरएसएस के अंदर एक्टिव हैं या बाहर बैठे हैं, जो पदों पर नहीं है, उनका मतभेद है। इस कारण हमारे सामने अहंकार ये सब हुआ है, ये सामान्य कार्यकर्ता के मन में भी है। ठीक है सर, कार्यकर्ताओं को नहीं मिली। ठीक है सर, ठीक है प्रभु जी, आप रहिए हमारे साथ। आलोक जी, आपसे इस पर बात करते हैं, क्योंकि देखिए, एक तो ये मनमुटाव, मनभेद, मतभेद, ये तमाम तरह की चीजें, और दूसरी तरफ जीत के बाद भी हार की समीक्षा की जा रही है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही जगहों पर, क्योंकि आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया उसके बाद अब समीक्षा करना बनता भी है। दोनों ही जगहों की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है बीजेपी ने। देखिए, मुझे लगता है बीजेपी का गवर्नेंस पे कभी भी कोई ध्यान नहीं रहा है। चुनाव कैसे जीता जाए, यही उनका एकमात्र एजेंडा रहता है, और उस एजेंडे में तमाम उनके जितने भी सहयोगी हैं वो सब साथ हो जाते हैं, चाहे वो जांच एजेंसियां हों, चाहे मीडिया का एक वर्ग हो, तो वो हमेशा से चुनाव के मोड में ही रहते हैं। क्या एक जो अभी सरकार बनी है, क्या उसको चुनाव के मोड में जाना चाहिए? क्या सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उस पर पहले चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दूसरा विषय आपने कहा जीत के बाद, ये जीत नहीं है, ये चोरी की सरकार। जिस तरह से सरकार बनी है पूरे देश ने देखा, किस तरह से आज इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा उनका साथ दिया, वो पूरे देश ने देखा। किस तरह से जांच एजेंसियों ने पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, आप देखिए किस तरह से तमाम पार्टियों को तोड़ा गया। इनकम टैक्स के माध्यम से किस तरह से कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए। तो ये सरकार तो हथियाई हुई सरकार है, आज जीती हुई सरकार नहीं। देश के प्रधानमंत्री के अगर कंस्टिट्यूएंसी में 2 दर्जन से ज्यादा नॉमिनेशन कैंसिल करवाए जाते हैं, और जिस तरह से हिंदू महासभा के कैंडिडेट का नॉमिनेशन नहीं वहां पर हो पाता है, उससे स्पष्ट पता चलता है कि मोदी जी वहां पर सीधे सीधे हार रहे हैं।
तो जब एक व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री के पद पर 10 साल तक रहा, उसका मार्जिन इतना गिर जाता है तो उसको जीत नहीं कहते हैं। आज जिस तरह से हिंदू मुसलमान और तमाम चीजें कहकर इस चुनाव लड़ा गया है वो पूरे देश ने देखा है। अब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में या कहीं पर भी क्यों हारे, इंद्रेश जी ठीक कह रहे हैं कि अहंकार बहुत ज्यादा, बुलडोजर का जो नशा था वो पूरी तरह से जनता ने उतारा है इनका। आज अयोध्या में भी जिस तरह से हुआ है, अयोध्या में हार जब देखनी पड़ी है तब इनको समझ आया है। अब बात आती है मतभेद और मनभेद की। प्रभु जी मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं और उनकी मैं किसी भी चीज पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता हूं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कहें कि हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में कोई छोटा मोटा सेंटेंस नहीं है, ठीक ये है। बहुत बड़ी बात है। जो आरएसएस के लिए हमेशा देश के प्रधानमंत्री और सब कहते हैं कि वही हमारी जननी है, आज मतलब आपको जिसने जन्म दिया उस मातृ शक्ति की आपको आवश्यकता नहीं है। आइडियोलॉजिकली भी आप पूरी तरह से आरएसएस पर निर्भर रहते हैं, तमाम एजेंडे आपके उस वहीं पर आरएसएस से रहते हैं, तो ये मनभेद नहीं है, ये पूरी तरह से मतभेद नहीं है, मनभेद हो गया। आप कह रहे हैं मनभेद, प्रभु चावला जी ने कहा ये मतभेद है, ठीक है।